अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान हमारा बहुत प्यारा मुल्क है। हमारे बुज़ुर्गों की जानें इसमें गईं, घर लूटे, ज़मीनें छोड़ी, और कुछ हज़रात जो काफ़ी मुतमव्वल घराने के थे वो भी आए। उन्होंने कराची में इंडस्ट्रीज़ लगाईं, माल एक्सपोर्ट किया, सर्विसेज दी, और माशियत में अपना हिस्सा अदा किया, लोगों को बेरोज़गारी से बचाया। कई सारे मसाइल हैं। मेरा जो मौजू चल रहा था सियासत का, थोड़ा सा मुझे कोई दिलचस्पी सियासत से नहीं है कि पाकिस्तान की सियासत में तो कुछ भी बंदा सीख ही नहीं सकता, बल्कि और गुमराही की जानिब जा रहा है। अब देखें ना कि फ़र्स्ट ईयर में जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं दाखिला लेने के लिए, दाखिल होते ही मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमों के स्टॉल्स लगे होते हैं, फॉर्म होते हैं। हर तंजीम बच्चे को उस तरफ खींच रही होती है, फॉर्म भरें हमारी तंजीम का। अगर वो इनकार करते हैं कि नहीं हम पढ़ने आए, सिर्फ उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं। लड़के लड़कियां बेचारे बहुत परेशान होते हैं, वालिदैन बहुत परेशान होते हैं कि उनका पहला दिन ही कॉलेज के अंदर बहुत बुरे हाल में गुजरा। अपने तमाम जो भी ज़रूरियात होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो जमा कराने के बाद वो स्कूल आना छोड़ देते हैं, यूनिवर्सिटी आना छोड़ देते हैं, कॉलेज आना छोड़ देते हैं, और फिर अपने वालिदैन का कीमती सरमाया कोचिंग सेंटरों पर खर्च करते हैं। वो उन्हें कोचिंग सेंटर भी लेने आते हैं, छोड़ने भी आते हैं, घंटों इंतज़ार करते रहते हैं। तो लगता यूँ है कि जैसे कोई ऐसी माफिया है कि जिसने हमारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को जैम करके रख दिया है, जिसमें वहाँ के प्रिंसिपल, स्टाफ, महकमा तालीम सब इसमें मुलविस हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि नतीजतन जब उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया तो जो बच्चों को कॉलेज का एक माहौल चाहिए होता है कि ऐसा कॉलेज होगा, नए दोस्त बनेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, उससे वो नावलद होते हैं। और ये तंजीमें हमारे बच्चों की क्या किरदार साजी करेंगी? खुद भी नहीं पढ़ते, दूसरों को भी नहीं पढ़ने देंगे, लिहाजा वो बेचारे वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जो वहाँ के प्रोफेसर, टीचर्स हैं, उन पर लाखों करोड़ों रुपए जो तनख्वाहें खर्च हो रही हैं, वो तो बजट में मंजूर हो जाती हैं। नतीजा पूछा कभी उनसे कि क्या नतीजा है? अब हमारे छोटे स्कूल सरकारी तो सरकारी हैं, वो बंद हैं, आधे गधे घोड़े बंधे हुए हैं, वहाँ पर बैठकें बनी हुई हैं। उस्ताद घर पे आराम कर रहा है, उसको तनख्वाह मिल रही है, दूसरी जॉब भी कर रहा है वो छुप के, कोई चेक नहीं है। कैसे चेक होगा? इदारों का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो पहले तख्ती हुआ करती थी, कलम और दवात होता था, एक स्लेट होती थी, ये बच्चे का जो था ना निज़ाम था। और उसके बाद पहली जमात की किताब कच्ची, अलिफ से अनार, बे से बकरी, पे से पतंग, ते से तख्ती, ये पढ़ाया जाता था। असातिज़ा तख्ती पे पेंसिल से लिख के दिया करते थे, फिर हम कलम से उस पर लिखा करते थे। उस्तादों से का खौफ बहुत था, डर लगता था, और उस्ताद भी बड़े किरदार साजी में अपना किरदार अदा करते थे। उस वक्त इंटर के बाद सीटी, सीपी,
बीएड एमएड की तालीम दी जाती थी, मास्टर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन। उनको वो तरीके बताए जाते थे कि बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, इस तरह वो बच्चों के जहन में आ जाया करता था। अब हमारे प्राइमरी स्कूलों का हाल ये है, जो प्राइवेट हैं, हर साल वालिदैन से जो है वो एक फ़ीस ली जाती है सालाना कि 5,000 6,000 जो है वो जमा कराएं फंक्शंस के लिए, इसके लिए, उसके लिए। ये मैं बहुत छोटे स्कूल की बात कर रहा हूँ। फिर जब कोई तकरीब होती है तो उसमें कहते हैं घर से जो है ना आप ये बना के लेकर आएँ, खाने बना के लेकर आएँ, मुख्तलिफ़ किस्म के तोहफे बना के लाएँ, गिफ्ट लेकर आएँ। अब वो बच्चे घर में आते हैं, फिर वो ख़र्चा होता है, वालिदैन उनको छोड़ने जाते हैं स्कूलों में, जो है वो उनको बिस्कुट, चाय और थोड़ा सा लेज़ वगैरह और ये इस किस्म की चीज़ें दे दी जाती हैं, और फ़ोटो वगैरह बनाए, बाकी पैसा भाग के स्कूल जब्त। अब इसके मुकाबले में मैं आपको एक मिसाल देना चाह रहा हूँ सिर्फ फिनलैंड की, कि जिसकी 55 लाख की आबादी है या 55.5 लाख की होगी। वहाँ पे 7 साल तक के बच्चे को स्कूल आने की इजाज़त नहीं है, और उसको वालिदैन अपने घर में होम टीचिंग, नानी से कहानियाँ सुनना, दादी दादा से कहानियाँ सुनना, घर का माहौल देखना, खेलना, शरारतें करना और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करना, ये उनको सिखाया जाता है कि उस वक्त तक बच्चा काफ़ी समझदार हो जाता है। हमारे यहाँ 2 साल के बच्चे को पहले नर्सरी में डालें, इतनी फीस हज़ारों में, फिर उसके बाद प्ले क्लासेस हैं, उसकी फीसें हैं, फिर KG 1 है, फिर KG 2 है, फिर KG 3 भी है, फिर 1 में आता है। और अभी वो इतना छोटा होता है कि अगर उसकी माँ उसे स्कूल छोड़ने जाती है, घर नज़दीक भी हो, तो वो बैग उठाते उठाते माँ थक जाती है। इतनी सारी किताबें, इस पाबंदी के साथ कि आपने फलां दुकान से लेनी है, फलां दुकान से यूनिफॉर्म लेना है। कमीशन का सिलसिला चल रहा है, कोई चेक नहीं है। चेक है, चेक क्या है कि भाई कितने आपने फलां जगह से जो है ना कमीशन लिया, उसका हिस्सा हमें भी दे दिया है, वो हम देते हैं। अब वहाँ 7 साल तक बच्चे को घर में जो है होम टीचिंग, कि खेलें कूदें, वहाँ पर शरारतें करें, होम एजुकेशन हासिल करें, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, और अपने बच्चों को आफ्टर 7 ईयर स्कूल खुद खाना देते हैं, फ्री खाना देते हैं, पूरी तालीम फ्री है, कोई यूनिफॉर्म की कैद नहीं है, अपनी अपनी मर्जी के कपड़े पहन कर आए, और उनको पढ़ाया जाता है। किताब का निसाब ज़्यादा नहीं है कि 10-10 20-20 किताबें हाथों में हैं उनके। और ये 1953 से फिनलैंड जो है खाने दे रहा है। अब इंग्लैंड ने ये शुरू किया है। दुनिया का सबसे अच्छा तालीमी निज़ाम फिनलैंड का है, जो कि हमारे इस्लामी मुल्कों का होना चाहिए था। लेकिन अब खाने में जो है उबला हुआ आलू है, सलाद है, दूध का एक गिलास है, मछली का एक पीस है, एक ब्रेड है, ये उनको खिला के उसका आदी बनाया जा रहा है कि ये सेहतमंद ग़िज़ा आपकी है। और ये समझें कि प्राइमरी स्कूल तक के बच्चों के लिए है कि वो ना यूनिफॉर्म पहने। उसके बाद बड़ी क्लासेस में भी बच्चों पे ये पाबंदी नहीं है कि वो कौन सी ड्रेस पहन के आए, कौन सा यूनिफॉर्म पहन के आए, अपनी मर्जी का पहन कर आए। ट्राउज़र पहने, पैजामास पहने, आज़ादाना उनको एक माहौल दिया जाता है।
और सेफ माहौल दिया जाता है। बीन बैग जो गोल से होते हैं नरम, उस पे नीचे बिठाया जाता है कि उस पे बैठने से बच्चों को 20% ज़्यादा सीखने को मिलता है। हमारे यहाँ एसी लगे होंगे, एसी नहीं चलेंगे, हीटर होंगे, हीटर नहीं चलेंगे, सख्त सर्दी होगी, बच्चे ठिठुर रहे होंगे, हाथ ठंडे होंगे, वो बच्चे नमूनिया के शिकार ना होंगे तो क्या होंगे। उन बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियां लगेंगी तो बताएं क्यों ना लगे हैं। लेकिन पैसे तो पूरे लेते हैं वो। कैंटीन अगर वहां पर है, उस कैंटीन वाले से भी कमीशन लिया जा रहा है, फिर वो जहर खिला दे बच्चों को, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा ये मौजूद भी चल रहा है, इंशाल्लाह बाकी कल इस पर गुफ्तगू होगी कि 7 साल तक बच्चे से कोई काम नहीं लिया गया, सिर्फ घर के अंदर कहा कि आप घूमते फिरो, शरारतें करो, कहानियां सुनो, एक्टिविटीज करो और घर की ज़बान सीखो। उसके बाद फिर बड़ी क्लासेस आ जाती हैं, फिर किताबें हाथ में आती हैं, फिर ये इंशाल्लाह कल मौजू गुफ्तगू होगा, इसलिए कि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है और सुनने का टाइम हकीकत ये है कि बहुत कम लोगों के पास है। और क्योंकि बेचारे अपने कमाने में इतना मसरूफ़ होते हैं, थक कर आते हैं, तो वो कहाँ सुनेंगे इतने ज़्यादा। बहरहाल आखिर में वही आज एक नुस्खा आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा है जोड़ों के दर्द और कमर के दर्द की मुकम्मल सेहत के लिए। अच्छा, अब होता क्या है कि चाहे छोटी उम्र के लोग हों, 30-35 साल के, या अबव 40 या 35 हों, इतनी मेहनतें करते हैं, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, क्योंकि सीढ़ियों का ही निज़ाम है यहाँ पे। लिफ्ट हमारी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और कहीं पे लिफ्ट हैं ही नहीं, तो वो चलते चलते हमारे जो घुटनों के पार्ट्स हैं और बैकबोन में जो डिस्क हैं, इसके दरमियान में एक लोहाब चलता है कि जिस तरह हाइड्रोलिक सिस्टम से एक डंपर का जो है ना वो उठाया जाता है बैक साइड ऊपर, या हाइड्रोलिक सिस्टम से गाड़ी के जैक बन चुके हैं, वो हाइड्रोलिक सिस्टम जो है हमारी रीढ़ की हड्डी के दरमियान में होता है, जिसे लोहाब कहते हैं, हमारे घुटनों के दरमियान में होता है। वो जब खुश्क हो जाता है, उसे वक्फा मिल जाता है, तो फिर वो हड्डी से हड्डी टकराती है, घिसती है, फिर सोजिश पैदा हो जाती है और दर्द शुरू हो जाता है। फिर आप टेस्ट कराएं, एक्सरे कराएं, MRI कराएं, एक अच्छा खासा अमाउंट जो है सिर्फ टेस्ट पे गुजार के फिर डॉक्टर्स जो है ना वो आपको 5-10 हज़ार की दवाइयाँ लिख देंगे। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान, सस्ता, अल्लाह के हुक्म से नुस्खा बता रहा हूँ। अलसी आम मिल जाती है, घरों में भी होती है अमूमन। अलसी 250 ग्राम, मेथी दाना ये भी अमूमन घरों में होता है, 250 ग्राम। मिश्री हस्बे ज़रूरत अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं। इनको साफ कर लें, वरना पंसार की दुकान से लें, मुश्किल से मेरा ख्याल है कि 500 रुपये या 400 या 350 रुपये तक की चीज़ें आएंगी। इनको पीस लें, पीस के सफ़ूह बन जाएगा और उसे शीशे के जार में महफूज कर लें। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 2 साल तक इसमें महफूज रहती दवा। अब ये क्या करता है कि ये दवा, ये सफ़ूफ खाने से आपके डिस्क के दरमियान, बैकबोन में, आपके घुटनों के और हड्डियों के और जोड़ों के दरमियान में ये नुस्खा अल्लाह के हुक्म से लौआब पैदा करता है, दोबारा आपको जवानी की तरफ ले जाता है। और जब लौआब आ जाता है तो दर्द खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे ग्रीसिंग हो रही है उसकी। तो ग्रीसिंग लाजमी है इस चीज़ के लिए। तो एक तो ये कि
जोड़ों को मजबूत करता है, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द उसको ख़त्म करेगा। नंबर 2, दमे के मर्ज में बहुत मुफीद है। इस्तेमा सर्दियों में अक्सर लोगों को हो जाता है। और पुरानी से पुरानी खांसी में बहुत मुफीद है। इंशाअल्लाह इसको खिलाएं आधा चाय का चमचा सुबह शाम नॉर्मल पानी से। इंशाअल्लाह ताला मज़कूरा तकालीफ दूर हो जाएंगी। इसी पर मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको, आपके तमाम अहले खाना को, आपके तमाम प्यारों को सेहत व सलामती, दीन और दुनिया की दौलत और उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। बहुत पुराशोक दौर है, बच्चे खुद भी समझें, वालिदैन भी उनको टाइम दें थोड़ा सा, और अल्लाह पाक हम सबको जो है सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और इसी बात पे मैं आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।